Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to private international law. In the last previous class of private international law, we have already discussed about the concept that is related to tort. कि टोर्ट को कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में हम किस प्रकार से डील करते हैं और इससे रिलेटेड जो तीन प्रकार की थ्योरीज हमने डिस्कस की थी, लैक्स वोरी, लैक्स रोकी और जो प्रॉपर और एनवायरमेंटल थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी, वो टोर्ट के जो जुरिडिक्शनल फैक्टर है उसको कंटिन्यू करता है या चॉइस ऑफ लॉ को वो डिफाइन करता है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल कॉजेज। ये मैट्रिमोनियल कॉजेज होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे, सिंपल वर्ड में समझेंगे, उसके बाद हम जो पोजीशन है इंग्लैंड और इंडियन लॉ में क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिमोनियल जो कॉजेज होते हैं एक्चुअल में होता क्या है, ये जैसे कि आपको ये शब्द से पता चल रहा होगा मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है, शादीशुदा रिलेशंस। कॉजेज कारण, तो मैट्रिमोनियल कॉजेज को आप कह सकते हो कि शादी के बाद जो आधार बनते हैं, जिस आधार पर कोर्ट में सूट फाइल होता है, पेटिशन फाइल होती है, उसे मैट्रिमोनियल कॉजेज बोले जाते हैं। नॉर्मली अगर हम इंडियन लॉ में बात करें, जो ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स के, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स हैं, या म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले रहे हो, ये सारी चीजें क्या हैं, ये कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल कॉजेज को ही डील करता है। कहीं ना कहीं क्या एक्चुअल में मैट्रिमोनियल को डील करता है, क्योंकि जब आप शादी करते हो, शादी से एक डिस्प्यूट अराइज होता है और जब उसमें इंटरनेशनल फैक्टर भी आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ आ जाता है, तो उस मामले में हम जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है उसको ही हम मैट्रिमोनियल कॉजेज बोलते हैं। और मैट्रिमोनियल कॉजेज जो है वो क्या चीजें होती है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगर डेफिनेशन के तौर पर हम समझेंगे, जो हमें एग्जाम में लिखना है वो क्या होगा, वो मैट्रिमोनियल कॉज इज नाउ स्टैट्यूटरली डिफाइंड एज एन एक्शन बिफोर द कोर्ट। आप कोर्ट के सामने एक एक्शन लेते हो, किस चीज के लिए, कि नलिटी ऑफ मैरिज। जब नलिटी ऑफ मैरिज की बात आती है तो हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं, डाइवोर्स की बात आती है, जुडिशियल सेपरेशन की बात आती है, जस्टिटेशन की बात आती है। जस्टिटेशन का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसको क्योर करना मुश्किल है, उस बीमारी के आधार पर आप ग्राउंड लेते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, जब एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के घर को छोड़कर चली जाती है या दूसरी पार्टी उसको घर से निकाल दे, यानी कि दोनों का रिलेशन ना हो, एक दूसरे के साथ बसने को तैयार ना हो। नॉर्मल वर्ड में जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हो कि जी पर्टिकुलर जो मेरी वाइफ है वो जो है मेरे साथ बसने को राजी नहीं है, तो उसके लिए आप एक डिग्री दीजिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की। और अगर 1 साल तक वो डिग्री आने के बाद भी अगर वाइफ या हस्बैंड दोनों साथ नहीं रहते हैं तो वो ग्राउंड का एक आधार भी बन जाता है। अगर हम मैट्रिमोनियल कॉजेज को देखें तो कौन कौन से ऐसे आधार होते हैं जो मैट्रिमोनियल कॉज के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली इसमें क्या होता है, वॉइडेबल मैरिज को डिस्कस किया जाता है, नॉर्मली वॉइडेबल मैरिज को डिस्कस किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट को डिस्कस किया जाता है और डाइवोर्स को डिस्कस किया जाता है। क्योंकि जो वॉइड मैरिज होती है वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वॉइड अब इनिशियो होती है, वॉइड अब इनिशियो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो वॉइड मैरिज होती है उसकी कोर्ट में नो नीड टू डिक्री, उसकी कोर्ट में आपको डिक्री नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज होती है उसके लिए आपको कोर्ट में डिक्री लेनी पड़ती है, आरसीआर की भी आपको डिग्री लेनी पड़ती है, डाइवोर्स की भी आपको डिग्री मिलती है। तो जिन चीजों की हमें डिग्री लेनी होती है कोर्ट से, जिसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं बाद में, तो वही चीज जो है नॉर्मली किस में डील करेगा, मैट्रिमोनियल कॉजेज में डील कर जाएगा। ये होते हैं मैट्रिमोनियल कॉजेज, जिन्हीं उन्हीं टॉपिक्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश लॉ में क्या पोजीशन है, इंग्लिश लॉ में कौन सा ऐसा एक्ट है जो इन प्रोविजंस के लिए बात करता है। देखिए, अगर आप इंग्लिश लॉ की आप बात करो तो सेक्शन 12C है मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट का 1973 है। हालांकि हमारे कंट्री में ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है, हमारे कंट्री में डायरेक्ट जो पर्सनल लॉ है वहीं पर ग्राउंड है। क्योंकि इंग्लिश लॉ में क्या है, हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ की कोई तो रोल ही नहीं है वहां पे तो एक ही तो धर्म के लोग रहते हैं, दैट इज क्रिश्चियन, मोस्टली वही रहते हैं वहां पर, उनका रूल फॉलो किया जाता है। तो उन्होंने मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1973 को पास किया। उसका 12 का क्लॉज C ये बात करता है कि एक मैरिज जो है वो वॉइडेबल मानी जाएगी अगर
दोनों पार्टी में किसी की कंसेंट नहीं थी, सहमति नहीं थी। सहमति का मतलब यहां पर कंसेंट का मतलब आएगा फ्री कंसेंट। वेदर इन कंसिक्वेंस ऑफ ड्यूरेस, ड्यूरेस की वजह से है, धमकी देके अपने काम करवाया, मिस्टेक की वजह से है, या अनसाउंड माइंड है और अदरवाइज है। तो ये 4 ऐसे ग्राउंड है इंग्लिश लॉ में जिसके तहत जो आप मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ड्यूरेस जो है वो हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखें तो कोर्जन होता है, ठीक है। तो एक तरीके से जब आप कोर्जन की बात करते हो वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविजन दिया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, कोर्जन है और इस प्रकार के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनके आधार पर आप क्या मानते हो, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मानते हो। फ्री कंसेंट नहीं होती। फ्री कंसेंट का पर्पज ये है कि उस व्यक्ति ने जब परमिशन दी शादी के लिए तो उसकी सहमति नहीं थी। अंडर सेक्शन 12E जो इस मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट का है, मैरिज इज वॉइडेबल इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेस्पोंडेंट वाज सफरिंग फॉर वेनरियल डिजीजेज। जो रेस्पोंडेंट था वो वेनरियल डिजीजेज से सफरिंग था और जो कम्युनिकेबल फॉर्म है, कम्युनिकेबल फॉर्म का मतलब है जो एक दूसरे से फैलती है। जैसे मौजूदा टाइम में हम मान सकते हैं कि अभी तक तो कोविड का इलाज है, लेकिन अगर हम मौजूदा टाइम में समझे एड्स हो गया और लेप्रोसी थी पहले इंडिया के लॉ में, कोविड की बीमारी, लेकिन मौजूदा टाइम में इसका क्या हो चुका है, इलाज पॉसिबल है। तो एक ऐसा ग्राउंड जिसके अंदर वेनरियल डिजीजेज है जिसके आधार पर आप मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अंडर सेक्शन 12 एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, रेस्पोंडेंट प्रेग्नेंट थी, उस आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। एज इट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 13 क्लोज 3 that a decree shall not be granted in these two later cases unless the petitioner was the time of ignorant। अब ये जो 2 ग्राउंड है, ये वाले जो 2 ग्राउंड है, इन 2 ग्राउंड में सेक्शन 13 क्लोज 3 ये बात कहता है कि अगर इन दोनों ग्राउंड में के बारे में पहले से रेस्पोंडेंट को, सॉरी पेटिशनर को पता था तो उसको ये आधार नहीं मिलेगा। हालांकि देयर आर सम रिपोर्टेड केसेस, हालांकि कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस जो ये कहते हैं कि इसे आप कंक्लूसिव आंसर नहीं मानोगे, आप ये नहीं कह सकते कि फिक्स ही है। कई बार क्या होता है कि जो कंसेंट है वो दूसरे फॉर्म में ली जा सकती है। जैसे जो वाइफ थी उसके फैमिली वालों ने कहा कि हमारी जो बेटी है उसको हो सकता है कल को कुछ बीमारी हो जाए, एग्जाम्पल के थ्रू पे वो बता रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली शो नहीं कर रहे, तो उस मामले में आप उसे नहीं कहोगे कि उसकी लॉ के बारे में पता ही नहीं था, सॉरी लॉ का उस फैक्ट के बारे में पता नहीं था, तो उस ग्राउंड पर आप जो इसको छोड़ सकते हो। तो अगर हम इसे समझें, वॉइडेबल के बारे में हमने समझा है, तो हम एक बार ग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं वॉइडेबल का क्या कुछ ग्राउंड है। देखिए इंडिया में भी मोस्टली सेम ही होता है ऐसा ग्राउंड। अगर हम देखें इंग्लैंड का, आप पूरा लिखने का आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्शन 12 याद नहीं रही कि सी क्लोज क्या कहता है, डी क्लोज क्या कहता है, तो आप लिखोगे कि सेक्शन 12 ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक्ट 1973, ऊपर आप डालोगे इंग्लिश लॉ या पोजीशन इन इंग्लैंड, 2 चीज आप लिख सकते हो, पोजीशन इन इंग्लैंड भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो कि इंग्लिश लॉ क्या कहता है। सेक्शन 12 ये बात करता है, पहला किस चीज की बात करता है, वॉइडेबल मैरिज की। किस चीज की बात करता है ये, वॉइडेबल मैरिजेस की। अवॉइडेबल मैरिज की अगर हम बात करें तो पहला ग्राउंड दिया गया है फ्री कंसेंट का होना चाहिए। फ्री कंसेंट के अंदर आप क्या लिखोगे, टर्म स्पेशली इसमें दी गई है आपको, ड्यूरेस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मिस्टेक, इसके अंदर जो फ्रॉड भी टर्म आएगा जो एटसेट्रा में वहां पे मेंशन था। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कौन सा है कि वेनरियल डिजीज, वेनरियल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। जब आप आंसर लिखोगे एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे कि इफ द रेस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेनरियल डिजीजेज इन कम्युनिकेबल फॉर्म
देन क्या इट इज ए ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एट द टाइम ऑफ वाइफ इज, वाइफ नहीं लिखोगे आप, रेस्पोंडेंट लिखोगे, रेस्पोंडेंट इज प्रेग्नेंट other than the petitioner। अगर पेटिशनर के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट है तो उस मामले में आपको क्या मिलेगा, किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा, आप उस मैरिज को वॉइडेबल मानोगे। लेकिन सेक्शन 13 का क्लोज 3 क्या कहता है, सेक्शन 13 का क्लोज 3 ऑफ दिस एक्ट said that if the petitioner at the time of marriage, आप इस टाइप से अपनी वर्डिंग में लिखोगे एग्जाम में, petitioner at the time of marriage has knowledge about the pregnancy or disease, then it is not a ground for voidable marriage। तो आप इस तरीके से अपने वर्डिंग में आंसर लिखोगे तो बेस्ट आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना, मैंने आपको पॉइंट वाइज समझा दिया कि आप किस तरीके से लिखोगे। जैसे आप लिखते हो, सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पर कि सेक्शन 12 जो है ये बात करता है इंग्लिश लॉ में वॉइडेबल मैरिज के रिगार्डिंग, फिर ये बात हो रही है यहाँ पर, ये प्रोविजंस है, ये हमने डीलिंग कर दी सारी, फिर एक केस डाल देते हैं एक्ट वर्सेस एक्ट और वे वर्सेस वे। एक्ट वर्सेस एक्ट में ये बात की गई कि एक मैरिज जो है अगर प्रॉक्सी के द्वारा की गई है, प्रॉक्सी का मतलब है ए और बी के बीच में मैरिज है, लेकिन जो कंसेंट है वो प्रॉक्सी ने दी है, थर्ड पर्सन ने दी है। कह रहा है कि अगर थर्ड पर्सन ने कोई मैरिज की कंसेंट दे दी है तो दैट इज ऑल्सो डीम्ड एज ए फ्री कंसेंट। अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर दी गई और पावर ऑफ अटर्नी की वजह से थर्ड पार्टी ने उसमें सहमति दे दी है तो उसको क्या मानोगे आप, मानोगे कि वो प्रॉपर जो है वैलिड माना जाएगा लेक्स लॉ के सेलिब्रेशन के हिसाब से, और अगर उसमें फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की गई है। तो वे वर्सेस वे के केस में क्या था, इसमें फैक्ट्स भी आप नोट कर सकते हो अगर आपको याद रह जाता है फैक्ट्स के बारे में। मैरिज हैड बीन सेलिब्रेटेड इन रशिया, इस केस में रशिया में मैरिज सेलिब्रेट हुई थी, डोमिसाइल्ड देयर एंड ए हस्बैंड डोमिसाइल्ड इंग्लैंड, यानी कि जो वाइफ है वो कहाँ की है, रशिया की है, हस्बैंड जो है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, डोमिसाइल्ड है। हस्बैंड सॉट ए नलिटी डिग्री इन द इंग्लिश कोर्ट, हस्बैंड अब क्या चाहता है कि वो इंग्लिश कोर्ट के अंदर नलिटी की डिग्री लाना चाहता है। जब भी नलिटी वर्ड यूज होता है इसका मतलब है वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज को डिक्लेयर करवाना चाहता है। वॉइड को डिक्लेयर करवाने की जरूरत ही नहीं है, वॉइडेबल को डिक्लेयर करवाना चाहता है। तो वन ऑफ द ग्राउंड जो है लैक ऑफ कंसेंट, पहला आधार इसमें ये माना गया कि उनकी लैक ऑफ कंसेंट है। लैक ऑफ कंसेंट भी लिख सकते हो आप कि उसकी सहमति नहीं थी, या आप यहाँ पर फ्री कंसेंट भी लिख सकते हो। He had entered the marriage under the mistake, कि उसने मिस्टेक में मैरिज की थी, उसके साथ ये बिलीव किया था कि जो वाइफ वुड बी परमिटेड टू कम टू लिव विद हिम इंग्लैंड। तो उसने जब ये शादी की तो उसको एक प्रकार का ये मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक के बेस पे उसने कंसेंट दी थी कि उसे लगा कि शादी के बाद वो इंग्लैंड में आके रहेगी। तो जज का इस मामले में क्या विचार था कि वेदर द हस्बैंड हैज कंसेंटेड, क्या हस्बैंड को कंसेंट थी, क्या हस्बैंड की वैलिड कंसेंट थी यहाँ पर। तो वहां पर इंग्लिश लॉ का जो डोमिसाइल के हिसाब से जो लॉ है वही यहाँ पर डिसाइड होगा। लेकिन बाय दैट लॉ अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो मिस्टेक जो है इमटेरियल है, मटेरियल होता है एसेंशियल, इमटेरियल मतलब नॉन एसेंशियल है। सो द मैरिज जो है वो इनवैलिड नहीं है क्योंकि वहां पर कंसेंट की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन देयर इज नो सजेशन दैट रशियन लॉ, अगर रशियन लॉ के हिसाब से हम समझें, the law of the wife's domicile could be relevant to test whether the husband has consented or no। अगर वाइफ जो है रशिया के लॉ को फॉलो करके वहां सूट फाइल करती है, वहां पिटीशन फाइल करती है, तो ये ग्राउंड वहां पर डिसाइड हो सकता है कि कंसेंट थी या नहीं थी। तो दिस केस डज नॉट अमाउंट टू ए क्लियर डिसीजन इन फेवर ऑफ ड्यूल डोमिसाइल रूल।
तो यहाँ पर जो है क्लियर डिसीजन नहीं आया किसी भी प्रकार का कि दो दो डोमिसाइल है तो क्या होगा, पर एक डिफरेंस बता दिया गया कि इंग्लिश और रशियन लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसमें कंसेंट से रिलेटेड कोई भी क्लियरेंस नहीं है इस जजमेंट में, लेकिन एक डिफरेंस जो है वो शो कर दिया गया है। ठीक है, पहला तो हमने पढ़ा वॉइडेबल का ग्राउंड, अब हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब होता है डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स लेना है आपने तो इंग्लिश में किस प्रकार का लॉ फॉलो किया जाता है। तो द कंसेंट एंड ब्रेक डाउन थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स आर बोथ पार्शियली एक्सेप्टेड। इंग्लिश लॉ में कंसेंट का मतलब यहाँ पर दोनों की सहमति, म्यूचुअल कंसेंट जो होगी दोनों की सहमति से अगर पिटीशन फाइल हुई है, या ब्रेक डाउन थ्योरीज का मतलब होता है कि जब दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ किसी भी कंडीशन में रह ही नहीं सकते। हस्बैंड जो है वो बार बार क्या कर रहा है, वाइफ के रिलेटिव को गालियां निकालता है, और वाइफ क्या करती है, हस्बैंड के रिलेटिव को गालियां निकालती है। तो इन दोनों का कहीं भी साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। तो उस मामले में ब्रेक डाउन थ्योरी को जो है इंग्लैंड में माना जाता है। फिर कहता है कि जो मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1973 है वो कोई और ग्राउंड सहन नहीं करता, और ग्राउंड को वो स्वीकार नहीं करता। द सिचुएशन वेयर सच ए ब्रेक डाउन वुड एंस्यू आर स्टैट्यूटरी डिफाइंड इन सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया मैट्रिमोनियल क्लॉजेज एक्ट के तहत। और कुछ और फैक्टर्स को भी डिस्कस किया गया है कि अगर अडल्ट्री है, डेजर्शन है, सेपरेशन है, कंटिन्यूअस पीरियड फॉर बिफोर सूट से पहले अगर वो अलग अलग रह रहे थे, उस मामले को भी ग्राउंड माना गया है। तो अगर हम इंग्लिश कोर्ट की बात करें, इंग्लिश लॉ की बात करें, तो कौन से ग्राउंड्स माने जाते हैं इंग्लिश कोर्ट में। अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं इंग्लिश लॉ में तो पहला हम लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए क्या प्रोविजन है। सबसे पहला वहां पर माना जाता है कंसेंट को महत्व दिया जाता है। सेकंड है ब्रेक डाउन थ्योरी। हालांकि इंडियन लॉ में भी ब्रेक डाउन थ्योरी के ऊपर जो है ड्राफ्टिंग कर दी गई है, बिल आ चुका है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है सेक्शन 1 जो है मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट का, वो भी बात करता है कुछ अदर ग्राउंड्स की। also deals some other grounds। कौन कौन से मानता है कि अगर मान लो सेपरेशन है, दोनों जब उन्होंने सूट फाइल किया, सेपरेशन बिफोर फाइलिंग सूट फाइल करने से पहले दोनों अलग थे। सेकंड ग्राउंड इसमें दिया गया है आपका जो है डेजर्शन। थर्ड ग्राउंड दिया गया अडल्ट्री, कि वाइफ ने शादी तो आदमी से उससे कर रखी, अपने पति को छोड़कर किसी और से उसका रिलेशन है, तो ये भी ग्राउंड जो है इंग्लिश कोर्ट जो है वो अलाउ करती है, इंग्लिश लॉ अलाउ करता है। अब बात आती है कि इंग्लिश लॉ का ज्यूरिसडिक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि जब कभी भी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं प्राइवेट लेवल पर, तो सबसे पहला कंसेप्ट हम डिसाइड करते हैं ज्यूरिसडिक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। सेकंड जो हम डिसाइड करते हैं चॉइस ऑफ लॉ, और थर्ड होता है रिकॉग्निशन ऑफ जजमेंट। ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड करोगे? सेवरल फंडामेंटल चेंजेस हैव बीन अफेक्टेड बाय द डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग एक्ट। तो मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट में तो ग्राउंड्स दिए गए हैं, प्रोसीडिंग एक्ट के तहत, प्रोसीडिंग का मतलब किस प्रकार से सूट को डील किया जाएगा, तो दो ग्राउंड जो है कंसिडर किए जाते हैं। एक तो डोमिसाइल, एक तो परमानेंट डोमिसाइल किसी व्यक्ति का कहाँ है, और हैबिचुअल रेजिडेंस। मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो मौजूदा टाइम में तो वो कहाँ रह रहा है, हैबिचुअली कहाँ रह रहा है, इंग्लैंड में, पर वो डोमिसाइल कहाँ का, इंडिया का। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट मतलब लॉ के हिसाब से, द फर्स्ट ऑफ दीज ग्राउंड्स इज सेटिस्फाइड इफ आइदर पार्टी इज डोमिसाइल्ड इन द कंट्री ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। कि अगर आप सूट फाइल करते हो तो जहां पर आपने प्रोसीडिंग शुरू की, सूट फाइल किया, उस टाइम में या आइदर पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी वहां की डोमिसाइल होनी चाहिए। सबसे पहला फैक्ट। मोरेवर सब्सिक्वेंट चेंज इन डोमिसाइल वुड नॉट अल्टर द ज्यूरिसडिक्शन। कि ठीक है हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड अब वहां नहीं रह रहा, लेकिन वाइफ वहां की क्या है, डोमिसाइल होनी चाहिए, या हस्बैंड, इनमें से एक व्यक्ति अगर डोमिसाइल है तो वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। हालांकि अगर बाद में आपका डोमिसाइल बदल जाता है, वाइफ जो वहां रह रही है लेकिन
सूट फाइल करने के बाद वो इंडिया में आकर रहने लगी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने सूट फाइल किया था तो वो इंग्लैंड की डोमिसाइल थी और अब वो नहीं है। The second ground of habitual residence has been recognized in the light of Hague Convention. Hague Convention हुई थी, उस कन्वेंशन में जो सेकंड ग्राउंड है हैबिचुअल रेजिडेंस को उसमें कंसिडर किया गया था। At the same time, the term has not been defined, but the left to be determined by factual element. पर कुछ एक फैक्चुअल एलिमेंट की वजह से ही उसको डिसाइड किया। फैक्चुअल का मतलब है उस टाइम के फैक्ट्स क्या बताते थे उसके हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है। तो ज्यूरिसडिक्शन दो लेवल पर डिसाइड होता है। द फर्स्ट वन इज हैबिचुअल रेजिडेंस, सेकंड इज डोमिसाइल। स्टार्टिंग में डोमिसाइल का कंसेप्ट था इंग्लिश लॉ में, लेकिन हेग कन्वेंशन के बाद हैबिचुअल रेजिडेंस का कंसेप्ट भी उसमें इंक्लूड हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो ज्यूरिसडिक्शन है कि कहां पर सूट फाइल करोगे, अब लॉ कौन सा अप्लाई करोगे उसको देखते हैं। इंग्लिश कोर्ट्स इनवेरिएबली अप्लाइड देयर ओन डोमेस्टिक लॉ। इंग्लिश कोर्ट अपना खुद का जो डोमेस्टिक का मतलब जो पर्सनल लॉ है वो अप्लाई करती है। अगर एक बार ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हो जाता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन लगता है तो अपना पर्सनल लॉ डिसाइड करेगा। दिस इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मना, रिफ्यूज, इसे मना नहीं किया गया। इवन व्हेन इट बिकम नोन द मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन द फॉरेन कंट्री ऑफ रेजिडेंस। हालांकि अगर एक बार ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद आप उसको मना नहीं करेगा कि शादी के बीच का जो मिसकंडक्ट है, जो गलत व्यवहार है, वो यहाँ पर रेजिडेंस और डोमिसाइल के बेस पर नहीं हो पा रहा है। While this may find justification in the grounding of English divorce law of domicile, कि एक बार डोमिसाइल डिसाइड हो गया, ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हो गया, तो इंग्लिश क्या करते हैं, इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड का लॉ क्या करता है कि वो अपना डोमेस्टिक लॉ ही अप्लाई करेंगे while assuming jurisdiction, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक assumed jurisdiction होता है। क्योंकि इंग्लिश लॉ ये कहता है कि जब एक पार्टी वहां की रहने वाली होगी, वहां की डोमिसाइल होगी, तभी ही सूट फाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर एक पार्टी वहां की रहने वाली है तो चॉइस ऑफ लॉ भी तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। Basis of residence of the parties, special statutory jurisdiction has come to be abolished. अब आप ये कहो कि स्पेशल कोई स्टेच्यूट, स्पेशल कोई लॉ के हिसाब से जुरिसडिक्शन डिसाइड होना चाहिए, तो वो वहां डिसाइड नहीं होता, उसको खत्म कर दिया गया है। बट इंग्लिश डोमेस्टिक लॉ जो है अभी भी वहां अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डाइवोर्सेज। अगर फॉरेन डाइवोर्स हो जाता है तो इंग्लैंड में किस प्रकार से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कह रहे हैं कि द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डाइवोर्सेज इन इंडिया हैज कम टू बी कोडिफाइड बाय द रिकॉग्निशन डाइवोर्स लीगल सेपरेशन एक्ट आया था, उसके तहत होता है। Prior to the enactment of this statute, it had been held that a foreign divorce decree would not be recognized unless the judicial pronouncement was made by the competent court in the country of domicile. यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हो रहा है, ये इंडिया यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ इंग्लैंड आएगा। जो फॉरेन डाइवोर्सेज हैं, अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई डाइवोर्स हुआ है उसको रिकॉग्निशन देने के लिए ये कहते हैं कि इनका जो एक्ट है इंग्लैंड का, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवोर्सेज एंड लीगल सेपरेशन एक्ट 1971, ये कहता है कि आप जो है रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन आपकी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जिस भी कंट्री का वो जजमेंट है, वहां के डोमिसाइल के हिसाब से इसे दोबारा से प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ली मैस्यूरियर वर्सेस ली मैस्यूरियर की केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिक्री प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ द डोमिसाइल हैज बीन लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमिटी ऑफ नेशन। दो देशों के बीच में जो सौहार्द का भाव है उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। इवन व्हेन, फिर भी, सच अ प्रोनाउंसमेंट वाज नॉट मेड बट ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड बाय द फॉरेन कोर्ट ऑफ डोमिसाइल। सिर्फ फॉरेन कोर्ट ऑफ डोमिसाइल जब उसको वैलिड रिकॉग्नाइज करेगा तभी ही फॉरेन कोर्ट, जो इंग्लिश कोर्ट है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी। कहने का मतलब है, एक जजमेंट मान लीजिए इंडियन कोर्ट में आ गया और इंडियन कोर्ट के साथ अगर इंग्लैंड का अच्छा रिलेशन है और वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में पड़ रहा है, तो अगर इंडियन कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है जजमेंट को, तो इंग्लिश कोर्ट भी मान्यता दे देगी। ये फैक्ट है यहाँ पर। फिर ये जो पोजीशन जो थी इस केस की, इसको चेंज कर दिया गया एक इंडिकिया वर्सेस इंडिकिया के केस में, जहां पर ये बात कही गई कि जो रियल और सब्सटेंशियल क्वेश्चन देखा जाएगा, कनेक्शन देखा जाएगा कि आपने जब डाइवोर्स लिया, ठीक है, जब आपने डाइवोर्स लिया तो उस टाइम में उस डाइवोर्स का क्या कनेक्शन बनता था पार्टीज के बीच में, उसको देखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि क्या वो वैलिड ग्राउंड था या नहीं था डाइवोर्स लेने के लिए, तो ये दोनों चीजों को कंसिडर किया जाएगा। इतना ही आप पॉइंट कर लेना अगर आपने एग्जाम में आंसर देना है तो। फिर कहता है कि अगर हम 1971 का ये एक्ट कंसिडर करें तो उसका सेक्शन
3 और जो 6 है स्टैट्यूट का, वो क्या बात करता है, वो डाइवोर्स से रिलेटेड जो जजमेंट्स आया है उसको रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। द लेटर ऑफ दिस प्रोविजन हैज बीन रिकंस्टिट्यूटेड विद द पासिंग ऑफ द डोमिसाइल मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग एक्ट पास हो गया था, इसके बाद फिर उसको कंसिडर किया जाने लगा, क्योंकि ये एक्ट तो पहले का और ये बाद का, और बाद वाले एक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो कहता है कि वाइफ जो है सेपरेट डोमिसाइल की वजह से भी उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है। तो एक्ट जो 1971 का है, ये 2 ग्राउंड बताता है नॉर्मली, हैबिचुअल और नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब डोमिसाइल, 2 प्रकार के ये ग्राउंड बताता है। लेकिन जब 73 का एक्ट आ गया, इसने 2-3 ग्राउंड और दे दिए। कौन कौन से वाले जो हमने डिस्कस किए थे, सेपरेशन है और अडल्ट्री है, ठीक है, और थर्ड एक और ग्राउंड कौन सा हमने दिया, डेजर्शन है। तो ये एक्ट आया जब 1973 का, तो इसमें 3 ग्राउंड एक्स्ट्रा मिल गए थे। हैबिचुअल रेजिडेंस का मतलब ये होता है कि एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट है। अगर आप वहां के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो फिर तो आप डोमिसाइल बन जाओगे। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो, तो इसलिए जो है हैबिचुअल रेजिडेंस को इंपॉर्टेंस दिया गया था। और टाइम टू टाइम जो है स्टैट्यूट केस लॉ ने इसको काफी हद तक क्लियरिटी दे दी गई है। तो ये है इंग्लिश पोजीशन जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल कोजेस की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश लॉ क्या कहता है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है आपको इंडियन लॉ क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इंडियन लॉ में चॉइस ऑफ लॉ कैसे कंसीडर की जाती है, इंडियन लॉ में रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डाइवोर्सेस कैसा होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम क्रैक्स में देखें कि आपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए कि कैसे आप करोगे। अब रिकॉग्निशन की जब बात आएगी, तो रिकॉग्निशन में आप क्या बताओगे कि जो 1970 एक्ट 1971 जो रिकॉग्निशन का है डाइवोर्स से रिलेटेड, उसको डील किया जाता था। और जिसके अंदर अगर मान लो हैबिचुअल रेजिडेंस के हिसाब से, हैबिचुअल रेजिडेंस और डोमिसाइल के हिसाब से अगर आपने कोई भी सूट फाइल किया है तो कंसिडर किया जाएगा। पहले डोमिसाइल था, फिर हेग कन्वेंशन से आया। लेकिन जब 1973 का मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग एक्ट आया, उस एक्ट के बाद जो सेपरेशन है और वो भी क्या बन गए, सेपरेशन हो गया, अडल्ट्री हो गया और डेजर्शन हो गया। इसके आधार पर भी आपका जो जजमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि अगर इन दोनों पॉइंट के आधार पर कोई भी फॉरेन जजमेंट आया है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था इंग्लैंड में। लेकिन अब अगर इनके ग्राउंड पे भी फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो भी उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मान लीजिए इंडिया की कोई डिग्री पास होती है, उसमें मान लो आप ये कहो कि क्रूल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स हुआ है, तो उसको जो है इंग्लिश कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश कोर्ट सिर्फ इस ग्राउंड पर, इस पर और इन तीनों पर ही उस फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये है हमारा मैट्रिमोनियल कोजेस से रिलेटेड इंग्लिश लॉ क्या कहता है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी इस टॉपिक से क्लियरिटी आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।